की वोटिंग कुछ ही देर में खत्म हो जाएगी और इसके साथ ही नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 4 जून को यह साफ होगा कि देश का जनादेश किसके साथ, महाजीत का मंगल किसके नाम। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएंगे या इंडिया गठबंधन परिवर्तन का हिस्सा लिखेगा, इतिहास लिखेगा। लेकिन उससे पहले न्यूज नेशन आपके लिए लाया है आम चुनाव के नतीजों का सबसे सटीक पूर्वानुमान। लोकतंत्र में जनता जनार्दनी सत्ता की दशा और दिशा तय करती है। चुनाव में देश के वोटर्स का मूड क्या रहा, यह हम आपको बताएंगे अब से थोड़ी ही देर में न्यूज नेशन के सबसे सटीक सर्वे में। लेकिन उससे पहले इस चुनाव का मतलब क्या, यह समझने की कोशिश कर रहे हैं। देश के वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव सर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास चंद्रा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त कन्याकुमारी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष पटना से जुड़ रहे हैं बिहार से। साथ ही साथ आलोक पांडे हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, सबसे पहले आपसे, आज इंडिया गठबंधन की आप लोगों की बैठक हुई है, क्या कुछ इनपुट मिल रहा है सर, कैसा फीडबैक? वर्मा जी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए, लगता है कि आशुतोष जी तक आवाज मेरी नहीं पहुंच रही है। लेकिन अमिताभ सिन्हा साहब, जो सवाल आपसे अधूरा रह गया था, इस 24 के चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे हैं सर जो आपको लगता है कि जिनका बहुत ज्यादा असर दिखेगा? धन्यवाद दोबारा अनुराग जी। मैं राहुल जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। राहुल जी ने जो बातें कही हैं उसमें 2 चीजें मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे अब पुराने तरीके से जैसे आकलन होते थे प्रजातंत्र में, जो हम लोगों के यहाँ चुनाव के समय में चर्चाएं होती थी, अब चूंकि सोशल मीडिया और डिजिटल रेवोल्यूशन का संचार क्रांति का जमाना है, तो चर्चाएं अब ऐसे मुखर नहीं होती हैं और बहुत ही साइलेंट एक वो होता है, ऑब्जर्वेशन होता है मतदाताओं का। हमारा मतदाता बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो चुका है अभी भी, अब खास करके संचार क्रांति के बाद। मैं ये मानता हूँ कि विकास, और वो भी दुनिया ने जो भारत में विकास का जो मॉडल है भारत में अर्थव्यवस्था का, उसको भारत दुनिया के सभी लगभग अर्थशास्त्रियों ने, नेताओं ने माना है कि ये भारत जो है वो तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने वाली है। और साथ में देश में भी दिख रहा है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो रोड हैं, रेलवे हैं, या फिर उसका जो पावर स्ट्रक्चर है, जो जनरेशन है, जो पावर, मेरा ये मानना है कि लोगों को विकास का मुद्दा और राष्ट्रवाद, मैं राहुल जी विनम्रता से कहता हूँ, इसमें कोई भाजपा का राष्ट्रवाद नहीं होता, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद है। और आपने कहा कि भाजपा का राष्ट्रवाद के, ये मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अमिताभ जी माफ कीजिए, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं सर, लेकिन ये सवाल होगा कि अगर विकास सबसे बड़ा मुद्दा था तो राम मंदिर के नाम पर क्यों वोट मांगे जा रहे थे, मुस्लिम आरक्षण, मंगलसूत्र की बात क्यों हो रही थी, और क्या यही आपके मुताबिक राष्ट्रवाद है? अनुराग, देखिए, राष्ट्रवाद को मैंने कहा कि जैसा वो भाजपा का राष्ट्रवाद राष्ट्र एक है। दृष्टि जो है वो हर भारतीय की होती है कि देश हमारा राष्ट्र एक है। भाजपा का राष्ट्रवाद और कांग्रेस का राष्ट्रवाद ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन जहां तक मैं बात करता हूँ, राम मंदिर का मुद्दा, चुनाव का मुद्दा, मुझे नहीं लगता है कि कभी रहना चाहिए था और नहीं रहा है। ये एक बहुत ही हर भारतीय के लिए, हर सनातनी के लिए वो एक बहुत ही एक भावनात्मक मुद्दा है, और वो यदि उसके कारण वो वोट दे रहा है तो एक एडेड एडवांटेज माना। लेकिन मंगलसूत्र, राम मंदिर या महिला आरक्षण तो राष्ट्रवाद नहीं होगा ना आपके मुताबिक, क्या वो है? महिला आरक्षण राष्ट्रवाद कैसे नहीं है? यदि मुस्लिम आरक्षण, माफ कीजिए, मुस्लिम आरक्षण, यदि आप आरक्षण में किसी का हिस्सा काट के ओबीसी का और मुसलमानों की तुष्टीकरण की बात करेंगे, तो यदि ये तुष्टीकरण जो है वो राष्ट्रवाद के खिलाफ जाने की बात है, राष्ट्र के हित के खिलाफ जाने की बात है। तुष्टीकरण किसी का नहीं, सबके साथ न्याय। ठीक है डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आपके गठबंधन की बैठक हो चुकी है, इंडिया गठबंधन की, क्या फीडबैक मिल रहा है सर, खासकर उत्तर प्रदेश में? नहीं, धन्यवाद। फीडबैक बहुत ही सकारात्मक है और कहीं न कहीं जिस प्रकार से हमने 2024 का इलेक्शन लड़ा है, एक साथ मिलकर हमने फिर से गठबंधन की बैठक करी और हम बहुत ही सकारात्मकता के साथ में हम 300 सीटों के आसपास हम लोग जा रहे हैं और इस देश में नया सवेरा, नया सुकून 4 जून को मिलने जा रहा है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है।
ये फाइनल हो गया 300 सीटें? अमूमन लगभग जो हम लोगों के फीडबैक आ रहे हैं वो ठीक ठाक संकेत दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम बहुत अच्छी मार्जिन से हमने चुनाव लड़ा है और हम बड़ी संख्या में इसको लेके आगे जाएंगे। सर, जब पूरे देश का बता रहे हैं तो यूपी का भी बता दीजिए, 80 में से कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? नहीं, हम पूरे देश का नहीं कि जो इंडिया गठबंधन ने मीटिंग का सार निकला वो बताया। मुझे लगता है कि हमारे पास इस पूरे चुनाव में लड़ने के लिए कई एजेस ऐसे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई। मुझे पूरी तरीके से याद है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से एक नेशनल नैरेटिव के साथ इस देश में जाना चाहती थी, ठीक है, और खासकर जनवरी और फरवरी के मुद्दे में जब वो राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे के साथ जाना चाहती थी, वो जनता ने कहीं ना कहीं नकार दिया। और इस बार पहली बार कई सालों बाद इस देश में चुनाव रोटी कपड़ा और मकान से हुआ है, बेरोजगारी से हुआ है, और कहीं ना कहीं संविधान की रक्षा के लिए। आलोक पांडे हमारे इंडिया वरिष्ठ गठबंधन सहयोगी हैं। के आशुतोष जी ये उत्तर प्रदेश की नब्ज को बहुत लंबे वक्त से करीब से कवर करते हैं। आलोक, क्या वाकई ऐसा है उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में? क्या वाकई रोटी कपड़ा मकान पर ही चुनाव लड़ा गया है? और क्या वाकई पार्टियों ने, आशुतोष जी की भी पार्टी ने जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वो धर्म और जाति के बंधन से परे उतारे हैं इन्हीं मुद्दों पर? देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए हमेशा चुनाव में कहा जाता रहा है कि यूपी का चुनाव हमेशा जाति विशेष पे होता रहा है, और इस बार 2024 में भी वही जाति वाला चुनाव फिर एक बार नजर आया। और खासतौर पे अगर हम अलायंस की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ है, कुछ उसी तर्ज पे हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देना है, और 1 to 1 मतलब ऐसा हो कि बाइपोलर रहे, एक के सामने एक रहे, वोट डिवाइड ना हो। इन कुछ स्थितियों के साथ ये चुनाव शुरू हुआ। 7 चरणों का चुनाव, आज अंतिम दिन, और उसके बाद अब 4 जून को जनता क्या फैसला दिखाएगी वो देखना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 80 लोकसभा सीटों का यहां से फैसला होता है, और दिल्ली की जो सरकार है, अगर ये कहें कि उत्तर प्रदेश ही बनाता है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 80 सीटें बेहद महत्वपूर्ण और लंबी और बड़ी सीटें होती हैं। आलोक, एक बात बहुत संक्षेप में आप बता दीजिए, क्या वजह हो सकती है कि समाजवादी पार्टी ने संभवतः इस बार सबसे कम मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया? बिल्कुल, ये टैक्टिकल मूवमेंट है। समाजवादी पार्टी, जो कि एमओआई पार्टी कही जाती है, यादव और मुस्लिम, उस टैग को हटने के लिए, उस टैग से अपने आप को दूर करने के लिए न सिर्फ मुस्लिमों को कम दिया, बल्कि अगर आप ध्यान दें तो मंच पे भी मुस्लिम वो बड़े नेता कम नजर आए जहां पर उनकी अपनी पहचान होती है, बस उनको उतने ही तक सीमित रखा। तो कहीं ना कहीं एमओआई में वो अगर मुस्लिम की बात करें तो उस टैग को पीछे रख करके जो जाति समीकरण था, पीडीए था, उसको साधने की पीडीए पर ज्यादा जोर दिया तो जनता ही फैसला देगी। आज तो हम सिर्फ बात कर सकते हैं।